आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत देखिए, पॉलिटिकल साइंस जिसका सब्सिडरी है उसका भी और जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसका भी, दोनों लोगों के लिए जो है ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उन्हीं दो तीन क्वेश्चन को उठाया है जो कि दोनों में कॉमन है। उसके बाद आगे ऑनर्स वाले के लिए स्पेशल चल सकता है, लेकिन ये क्लास पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी दोनों के लिए काम देगा। BA पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, या आप अगर किसी अन्य एग्जाम जिसमें लिखित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये है। ठीक, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस, जो कि परंपरागत का मतलब सीधा सा समझो जो पुराने जमाने से चली आ रही थी, आधुनिक मतलब जो अब है, नया है। ठीक, उन राजनीतिक विज्ञान में अंतर क्या है, हम क्वेश्चन इसी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे क्या होगा कि इससे दो क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन निकलेगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र की व्याख्या करें, या स्वरूप और क्षेत्र को बताएं। और दूसरा प्रश्न ये निकलेगा कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र को बताएं। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका नाक मुंह खुला हुआ है तो निश्चित रूप से आप तीनों क्वेश्चन को आसानी से लिख लेंगे। तो आप पेन कलम रखेंगे, सिर्फ कोडिंग करते जाएंगे शॉर्ट में, उसके बाद आप गैस पेपर से पढ़ लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। ये पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि हम लोगों को लिखना पड़ता है कम से कम 3 से 4 पेज, मतलब 2 पन्ना या 1.5 पन्ना। 3 पेज, 4 पेज और 5 लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, समय भी कम रहता है। ठीक, 3, 4, 5 पेज लिखते हैं तो इसके लिए हमको एक कीवर्ड पकड़ना पड़ता है, कीवर्ड का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले एक शब्द पकड़ते हैं यहाँ पर, राजनीति विज्ञान। पहले इसके बारे में 3, 4, 5 लाइन लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। ठीक, उसके बाद इसके आधुनिक और परंपरागत बातों को बताएंगे कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान क्या है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान क्या है, फिर जाके अंतर में आएंगे। ऐसा नहीं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरागत राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित अंतर है लिखना शुरू करेंगे तो 1.5 पेज लिखते लिखते आपका दम फूलने शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका कीवर्ड, राजनीति विज्ञान क्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि राजनीति विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं हम कि राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक शास्त्र भी कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है। एक लाइन हो गई। उसके बाद लिखेंगे कि यह यानी राजनीतिक विज्ञान कॉमा लिख के सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य के आधार एवं शासन को अभिव्यक्त करती है। राज्य के आधार एवं शासन को अभिव्यक्त करती है या व्यक्त करती है। ठीक, यहां तक हो गया। तो हमने क्या बताया कि राजनीतिक विज्ञान को क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं या राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब है क्या राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का ही एक पार्ट है 10th में, तो एक ही साथ था सब। तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का ही वह शाखा है जो राज्य का मतलब होता है सरकार से, शासक से। राज्य का मतलब कोई क्षेत्र से नहीं, यहाँ पर राज्य का मतलब है सरकार या शासक। तो राज्य के आधार एवं शासन को व्यक्त करती है कि राज्य का आधार, राज्य टिका हुआ किस पे है और राज्य का शासन कैसा चल रहा है, ये जो है आपका इसकी विवेचना करती है या व्यक्त करती है कौन, राजनीतिक विज्ञान। फिर अब अगला पैराग्राफ कहेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के यानी राजनीतिक सिद्धांत के दो स्वरूप हैं। क्या बोल रहे हैं, अगला पैराग्राफ में लिखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के 2 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप, 2 स्वरूप हैं। ठीक, पहला स्वरूप आप लिखेंगे 1960 से पहले, 1960 से पहले।
ऐसे राजनीतिक विज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक नंबर दिखेंगे 1960 से पहले का स्वरूप जिसको हम लोग परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, ये भी लिखेंगे आप। एक नंबर देंगे राजनीतिक विज्ञान का दो स्वरूप है, एक नंबर 1960 से पहले का राजनीतिक विज्ञान जिसे हम लोग परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा स्वरूप आप लिखेंगे 2 नंबर देंगे 1960 के बाद का स्वरूप, 1960 के बाद का स्वरूप जिसे हम लोग आधुनिक राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई? ठीक। अब देखिए कि ये फिर दोनों पॉइंट लिखे, उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप। बीच पैराग्राफ से क्या लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि प्रकृति, विषय वस्तु, लक्ष्य एवं अध्ययन पद्धति में दोनों बहुत ही एक दूसरे से भिन्न है। क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति, विषय वस्तु, लक्ष्य एवं अध्ययन की दृष्टि से, एवं अध्ययन की दृष्टि से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। ठीक, तो आप बताइए राजनीतिक विज्ञान क्या है, क्या क्या नाम से जाना जाता है, उसकी परिभाषा दी है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए राजनीतिक विज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक नंबर 1960 से पहले का स्वरूप जिसे परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, दूसरा 1960 के बाद का स्वरूप जिसे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप कि प्रकृति, विषय वस्तु, लक्ष्य एवं अध्ययन के दृष्टि से दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अगर आप थोड़ा सा भी पहले का क्लास मेरा किए हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किन किन चीजों पर हम अंतर करने वाले हैं। किन किन चीजों पर करने वाले हैं बाबू? प्रकृति पर, विषय वस्तु पर, लक्ष्य पर और अध्ययन पर, ये बता दिए। तो हम अब आगे पॉइंट बनाते जाएंगे और व्याख्या करते जाएंगे, चले जाएंगे 4-5 पेज पर। तो चलिए लिखते हैं आगे कि प्रकृति पर कैसे दोनों अंतर है, विषय वस्तु में दोनों का कैसे अंतर है, और उसी बहाने आप उनका विषय वस्तु, स्वरूप और प्रकृति भी जान लेंगे दोनों का। तो हम लोग लिखते हैं एक नंबर विषय संबंधी दृष्टिकोण में अंतर, ऐसे लिखेंगे। एक नंबर देखिए विषय संबंधी दृष्टिकोण में अंतर। ठीक, पहला अंतर। अब यहां इसको हेडलाइन बनाइए और पैराग्राफ लिखते चलिए। कोई जरूरी नहीं पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि एक पॉइंट बना दिए, इसके अंदर भी पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ लिखिए, ज्यादा बनेगा। ठीक, पहला लिखेंगे कि एक लाइन इंट्रो का कि विषय संबंधी दृष्टिकोण से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान बिल्कुल भिन्न है। पहला लाइन क्या लिख लेंगे? एक लाइन कि विषय संबंधी दृष्टिकोण से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान बिल्कुल भिन्न है। यहां तक एक लाइन हो गया आपका। ठीक, अब आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे? आगे लिखेंगे परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मूल्यों, लक्ष्यों को प्रमुख स्थान देता है। यहां पर क्या लिख रहे हैं कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, देखिए इसका स्वरूप पता चल रहा है। क्या स्वरूप है इनका? विषय क्या है, विषय क्षेत्र क्या है या स्वरूप क्या है? तो हम लोग देखेंगे परंपरागत राजनीतिक विज्ञान किसको देता है? मूल्यों, लक्ष्यों, क्या बोल रहे हैं? मूल्यों, लक्ष्यों, और उसके बाद मूल्यों और लक्ष्यों को प्रमुख स्थान देता है, मूल्य का मतलब होता है नैतिकता, लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, कहां तक पहुंचना है समाज को। राज्य और सरकार की उत्पत्ति और विकास पर निर्भर व्याख्या करता है। क्या बोल रहे हैं? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान क्या करता है? राज्य और सरकार की पहले उत्पत्ति कैसे हुआ राज्य का, ठीक, उसके बाद इसका विकास कैसे कैसे हुआ, जिसको उद्भव कहेंगे, और उसके बाद उस राज्य कैसे एक संगठित राज्य के रूप में आया, इन सब का अध्ययन करता है। तो यह राज्य और सरकार की उत्पत्ति, उद्भव, संगठन, विकास का अध्ययन करता है। संगठन एवं विकास का अध्ययन करता है। यहां तक समझ आया? ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मूल्यों और लक्ष्यों को प्रमुख स्थान देता है। उसके बाद यह राज्य और सरकार की उत्पत्ति, उद्भव और संगठन एवं विकास को प्रमुखता देता है या विकास का अध्ययन करता है। यहां पर गार्नियर जो है, गार्नियर नाम का गार्नियर फेस वॉश नहीं, गार्नर कहता है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ ही अंत हो जाता है। तो इसका एक और स्वरूप क्या समझ आया कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू होती है और राज्य के साथ ही खत्म हो जाती है। तो एक बार रिवीजन कर लें हम लोग विषय संबंधी दृष्टिकोण में। तो पहला लाइन हम लोग क्या लिखे थे कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो है विषय संबंधी दृष्टिकोण आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से बिल्कुल भी भिन्न है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मूल्यों और लक्ष्यों को प्रमुख स्थान देता है। और उसके बाद आगे क्या बोले, राज्य और सरकार की उत्पत्ति, उद्भव और संगठन का अध्ययन करता है। गार्नर नाम का एक वैज्ञानिक है, चिंतक है, राजनीतिक शास्त्र के जानकार हैं। ये कहते हैं कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ तो शुरू होती है और राज्य के साथ ही खत्म हो जाता है। तो ये तो परंपरागत के बारे में जान। अब आते हैं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का विषय स्वरूप में क्या अंतर है या विषय स्वरूप क्या गुण है, लिख देंगे। यही हो गया अंतर। तो लिखेंगे कि विषय क्षेत्र क्या अभी विषय क्षेत्र में काफी अंतर है। यह राज्य की अनुपस्थिति में भी राजनीति का अवधारणा करता है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, परंपरागत में ये राज्य के साथ शुरू होती है और राज्य के साथ खत्म हो जाता है। तो लिखेंगे यह परंपरागत से काफी भिन्न है। ठीक, यह राज्य के अलावा भी क्या बोल रहे हैं, यह राज्य के अलावा भी या राज्य की अनुपस्थिति में भी राज्य का अध्ययन करता है। राज्य के अलावा भी या राज्य के अनुपस्थिति में भी राज्य का अध्ययन करता है। एक बड़ा अंतर मिल गया ना। ये परंपरागत बोल रहा है राज्य के साथ शुरू, राज्य के साथ खत्म, लेकिन ये राज्य के अलावा और राज्य की अनुपस्थिति में भी क्या करता है, राजनीति का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन, राजनीति का अध्ययन करता है। यह है आपका आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। एक और लाइन में देखें तो ये राज्य से कई गुना बाहर है। राज्य के भीतर जितना गुना है ना आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, वो राज्य से बाहर कई गुना है। यह राज्य से बाहर कई गुना है, जो विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करता है। विभिन्न संस्थाओं, राज्य क्या देखे, राजा या शासक के अलावा भी जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जीविका है या जितने भी अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सब का अध्ययन करने के बारे में ये आपका आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है। तो विषय संबंधी दृष्टिकोण में आप समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसका क्या दूसरा शब्द लिखे थे, लक्ष्य। लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक का और परंपरागत का। तो दूसरा पॉइंट बनाइए, दूसरा हेडलाइन कि लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण क्या है। लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण में अंतर। तो लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण में लिखेंगे लक्ष्यों के अनुसार भी दोनों एक दूसरे से काफी भिन्न है। और उसके बाद आप लिखेंगे कि परंपरागत का लक्ष्य क्या है। परंपरागत, तो परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान था, इसका लक्ष्य सिंपल सा लक्ष्य था, उत्तम जीवन की प्राप्ति। मतलब आपके समाज में, आपके राज्य में जो शासन है, जनता है जिस पर आप शासन कर रहे हैं, उसकी जीवन की उत्तम गुणवत्ता प्राप्त हो जाए, वो सुखी रहे, इतना काफी है। उत्तम जीवन की प्राप्ति, ठीक। और यह जो है निराधार कल्पना पर आधारित थी। निराधार कल्पना, चाहते हैं कि सभी सुखी रहे, मतलब निराधार कल्पना पर आधारित थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है कि ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कल्पना पर आधारित थी, निराधार कल्पना पर आधारित थी। जबकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करें लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण में, तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जो लक्ष्य है, यह राजनीतिक घटनाओं के यथार्थ रूप से समझना। क्या बोल रहे हैं कि राजनीतिक जो घटनाएं हो रही है, राजनीतिक घटनाओं को यथार्थ मतलब सही रूप में, वास्तविक रूप में, वही रूप में, यथार्थ रूप से समझना इनका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, राजनीतिक घटनाओं को यथार्थ रूप से समझना। और इसका जो है तार्किक कल्पना पर आधारित है। क्या बोल रहे हैं, तार्किक कल्पना पर आधारित यह राजनीतिक विज्ञान है। तार्किक कल्पना पर आधारित। और ये क्या था, निराधार कल्पना पर आधारित। तो लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण में अंतर हो गया और इसका समझ भी आ गया आपको कि इसका स्वरूप क्या है, लक्ष्य संबंधी स्वरूप। और अगला बात, तीसरा अगर हम बात करें प्रकृति में इनका क्या अंतर है, प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण में कि इसका जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब क्या, स्वभाव। अगर हम पूछे बाबू की प्रकृति क्या है, बहुत ही स्वभाव शांत का है, ठीक, शांत स्वभाव है, लेकिन सर फोड़ने पर सक्षम है। इसका स्वभाव भूतकालिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करता है। देखो इसका क्या बोल रहे हैं हम कि भूतकालिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का, कौन, परंपरागत
परंपरागत भूतकालिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि भविष्य में ऐसा हुआ था मेरे साथ, ठीक, मेरा टांग टूट गया था, स्कूटी से जा रहे थे, मोटर गाड़ी बुलेट वाला ठोक दिया। इसका मतलब भूतकालिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। जबकि आधुनिक का जो स्वभाव है, क्या बोल रहे हैं, आधुनिक का जो स्वभाव है, इसका स्वभाव है अन्वेषण के लिए। अन्वेषण मतलब होता है खोज, नया नया का प्राप्ति करना। क्या बोल रहे हैं, अन्वेषण के लिए अनुभववादी वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाना। क्या बोल रहे हैं, अन्वेषण के लिए अनुभववादी, बिल्कुल जो चीज सीखे उससे क्या सीख मिली हमको, ठीक, अनुभववादी एवं वैज्ञानिक प्रकृति को अपनाना, वैज्ञानिक प्रकृति को अपनाना, ठीक, ये आपका इसकी प्रकृति है, ठीक। और उसके बाद और भी लिख सकते हैं इसमें एक दो लाइन, आपको अगर समझ आ गई, प्रकृति मतलब स्वभाव, ठीक। आगे देखते हैं अगला, अगर अंतर देखें, तार्किक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, चौथा पॉइंट बनाएंगे, क्या तार्किक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। चौथा पॉइंट, आधुनिक और परंपरागत में तार्किक दृष्टिकोण से क्या अंतर है दोनों का। तो देखते हैं इन दोनों का तार्किक स्वरूप या तार्किक क्षेत्र क्या है, ठीक। तो परंपरागत देखेंगे, परंपरागत का क्या तर्क है। परंपरागत की अगर बात करते हैं तो परंपरागत सिद्धांत जो है सिद्धांत निष्कर्ष तर्क पर आधारित, वही आधुनिक सिद्धांत जो है ये गणितीय परिमाण और सर्वेक्षण पर आधारित निष्कर्ष निकालता है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो परंपरागत विज्ञान है, यह राजनीतिक विज्ञान जो निष्कर्ष निकालती है, घटनाओं का निष्कर्ष किस पर आधारित निकालती है, तर्क पर आधारित निष्कर्ष निकालती है, ठीक। जबकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अगर हम देखें तो यह जो निष्कर्ष निकलती है, गणितीय सर्वेक्षण, आंकड़ा क्या कह रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई कल्पना नहीं, जो रियल है, फैक्ट है, गणितीय सर्वेक्षण, उसके बाद तथ्य और आंकड़ा पर आधारित निष्कर्ष निकालती है, तथ्य और आंकड़ा पर आधारित निष्कर्ष निकालती है। और उसके बाद अगर देखें दोनों जो है इतिहास को कैसे देखते हैं, दोनों राजनीतिक विज्ञान इतिहास के स्वरूप को कैसे समझता है। तो ऐतिहासिक अगर देखें किसमें क्या बोल रहे हैं हम, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित होता है, ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित होता है और एवं उनका विश्लेषण करता है, उनका विश्लेषण करता है, ठीक। लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान क्या कर रहा है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान इतिहास को प्रयोगशाला के तौर पर देखता है। यहां लिखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान इतिहास को प्रयोगशाला के तौर पर देखता है। ध्यान दीजिए, आपको हम बता रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जैसा आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसके नाम में ही साइंस लगा हुआ है। तो जब तक आप 3-4 तत्व बार इस वीडियो को नहीं देखेंगे, कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक। उसके बाद आपको बुक भी पढ़ना होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान इतिहास का विश्लेषण करता है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाकर अन्वेषण करके सीख लेता है, अन्वेषण करके सीख लेता है, ठीक। ये ऐतिहासिक संबंधी दृष्टिकोण है। अब ये तो इतनी सारी अंतर हम इन लोगों का पढ़े। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि ऐसा नहीं है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हो गया है, यह एक दूसरे के बदले पर या एक के स्थान पर दूसरा नहीं आ गया है, ये एक दूसरे का पूरक है। यह क्या है, एक दूसरे का पूरक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एक दूसरे का पूरक है, अर्थात यह एक दूसरे की क्षतिपूर्ति कर रहा है और भूतकालिक का नया प्रयोग करके आधुनिक, या हम बोल सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के कंधों पर खड़ा है हमारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। तो तीनों क्वेश्चन, चूंकि 3 क्वेश्चन एक साथ करवाए तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि आप अंतर लिखें, लेकिन क्या किए, परंपरागत का स्वरूप और क्षेत्र भी देख लिए, आधुनिक का स्वरूप और क्षेत्र भी देख लिए। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का वो है मनोविज्ञान एवं भूगोल के साथ राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान और भूगोल के साथ राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है। ये तो मीट ही नहीं रहा है ब्लैक वाला, जल्दी
देखना पड़ेगा। चलिए अगला जो हम लोगों का प्रश्न है, भूगोल एवं मनोविज्ञान का राजनीतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम आपको बताएं इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। पहले तो आप एक लाइन में लिख देंगे कि भूगोल क्या है, उसके बाद राजनीति शास्त्र से संबंध बना सकते हैं, या आप लिख सकते हैं पहला लाइन में राजनीतिक विज्ञान क्या है, मतलब परिभाषा लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, 3-4 लाइन हो जाएगा। उसके बाद जब अंतर में जाएंगे अगले स्टेप में मनोविज्ञान को लिखेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो आप ज्यादा विशेष चिंता नहीं कीजिए, हम आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक, राजनीति विज्ञान क्या है, तो ये तो आपको समझ गया। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसका संबंध राज्य के शासन एवं आधार से होता है, या जो राज्य की शासन एवं आधार की व्याख्या विवेचना करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे भूगोल, तो भूगोल विज्ञान की वह शाखा है, आप लिखते चलेंगे मेरे साथ, भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो क्या करता है, अब बताइए जो क्या करता है, भूमि जलवायु वर्षा नदी पहाड़ मौसम आदि का अध्ययन करता है। तो ये एक लाइन आया भूगोल का परिभाषा। भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमि जलवायु नदी पहाड़ मौसम झरना रेगिस्तान आदि का अध्ययन करता है। इसमें संदेह नहीं है कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए अगला लाइन क्या लिखेंगे, क्योंकि हम क्या बोले कि भूगोल, चूंकि ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है, आप पॉइंट वाइज इनको नहीं लिख सकते, आपको विश्लेषण करना होगा। ठीक, तो लिखेंगे भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध। ठीक, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कैसे, अभी पूरा समझ आ जाएगा, धैर्य बनाए रखिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूगोल किसी भी देश अथवा राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक, यहां तक हो गया, राजनीति को प्रभावित करता है। अब अगर हम बात करें प्राचीन काल से अर्वाचीन काल, मतलब प्राचीन काल से आधुनिक काल, आधुनिक को अर्वाचीन भी बोलते हैं, तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक सभी विद्वानों ने भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र का गहरा अध्ययन बताया है। क्या बोल रहे हैं, अगला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि प्राचीन, हम अब पॉइंट कर दे रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जितने भी विज्ञान है, सभी वैज्ञानिकों ने, सभी विद्वानों ने क्या किया, किसका, भूगोल का और राजनीति का गहरा संबंध बताया है। अगला पैराग्राफ में आप लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज ही लिखेंगे आंसर इसका, गहरा संबंध बताया है। सबसे पहले अरस्तु ने, किसने, अरस्तु, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले अरस्तु, जिसको जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं। आपको याद होगा कि जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाता है, अरस्तु। सबसे पहले अरस्तु ने यह माना कि भौगोलिक स्थिति का, क्या माना, सबसे पहले अरस्तु ने यह माना कि भौगोलिक स्थिति का रहन सहन खान पान वेशभूषा आदि का व्यापक असर पड़ता है। क्या बोल रहे हैं कि अरस्तु ने सबसे पहले माना कि भौगोलिक स्थिति का रहन सहन वेशभूषा खान पान आदि पर भौगोलिक स्थिति का व्यापक असर पड़ता है। अब जरा ऐसे समझो कि कैसे भौगोलिक स्थिति का खान पान वेशभूषा पर असर पड़ता है। आपका जन्म अगर यूरोप में किसी देश में हो, साइबेरिया में हुआ रूस का, आप जो है जीन्स टी शर्ट पहन के पूरे साल में कभी नहीं घूम सकते, एक भी दिन नहीं, आपको जैकेट पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो फट जाइएगा ठंडा से, जम जाइएगा। ठीक, अब यूरोप में हर कोई बैठ के दारू पीता है, रोज शाम में पीता है, बाप बेटा मिल के एक साथ पीता है। वो दारू नहीं है, उन लोगों का बॉडी वार्मर है, अलग टाइप का होता है। क्योंकि अगर वो शराब नहीं पिएगा तो ठंडी के मारे वो मर जाएगा, वो शराब उसकी विस्की है। आपको पता होगा कि जब स्वामी विवेकानंद पहुंच गया यूरोप तो उनको कहा, बीमार पड़ा कि थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा पी लीजिए, कहा मैं शराब नहीं पीता, और मर गया ठंडे से। ठीक, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी हुई स्थिति। तो यूरोप में शराब पीना उनकी मजबूरी है। ठीक, और जूनियर ढक्कन का शौक है।
तो हम लोग देखते हैं कि अरस्तु माना सबसे पहले रहन सहन वेशभूषा आदि का क्या करता है, असर पड़ता है, उसकी भौगोलिक स्थिति पर असर पड़ता ही है। उन्होंने यहाँ तक कहा, क्या कहा, जबकि इसी के बाद अरस्तु के बाद बैडिन ने, क्या बोल रहे हैं, बैडिन ने इस व्याख्या को काफी आगे बढ़ाया और भूगोल का लोगों के जीवन से काफी ज्यादा संबंध बताया। बैडिन ने इस विस्तार को यानी अरस्तु के खोज को आगे बढ़ाया, अरस्तु की बातों को आगे बढ़ाया और कहा, ज्यादा व्याख्या किया। ठीक, अब देखिए 18वीं शताब्दी, क्या बोल रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के विद्वानों ने यह साबित किया कि भूगोल और राज शासन में काफी घनिष्ठ संबंध है। भूगोल और शासन पद्धति में काफी घनिष्ठ संबंध है। अब कैसे, अब देखिए 3 प्रकार की जलवायु, क्या बोल रहे हैं, 18वीं शताब्दी में क्या बताया विद्वानों ने कि भूगोल और शासन पद्धति में काफी ज्यादा संबंध है। एक है गर्म जलवायु और एक है अत्यंत ठंडी जलवायु, एक है मध्यम जलवायु। ठीक, तो लिखेंगे कि गर्म जलवायु में, जो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र होता है, गर्म जलवायु में निरंकुश शासन तंत्र जन्म लेता है, निरंकुश शासन तंत्र जन्म लेता है। ठीक, उसके बाद बोलेंगे जहां ठंडी जलवायु है वहां बर्बरता जन्म लेती है, बर्बरता वाला शासनकाल होता है। और जो मध्यम जलवायु है जैसे भारत की जलवायु, वहां लोकतांत्रिक शासन पद्धति चलती है। ठीक, तो ये 18वीं शताब्दी के विद्वानों ने कहा भूगोल और राजनीति के बीच का क्या क्या संबंध रहा है। ठीक, अब बकल नाम का एक वैज्ञानिक है, कौन, बकल। अगला पैराग्राफ में आप बकल के बारे में लिख सकते हैं कि बकल नाम का एक वैज्ञानिक कहता है कि व्यक्ति के चरित्र एवं व्यवहार का व्यापक प्रभाव भूगोल का पड़ता है। व्यक्ति का चरित्र एवं व्यवहार पर व्यापक प्रभाव भूगोल पर पड़ता है। यहां तक कि व्यक्ति का जो भी सामाजिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य यानी पर्सनल काम भी, सोशल काम भी, दोनों भूगोल द्वारा प्रभावित होता है, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किसने कहा, बकल ने। और इस बकल का रिप्लाई दिया रिप्ले ने, कहा बकलोल। रिप्लाई ने क्या कहा, तो रिप्लाई दिया, किसने रिप्लाई दिया, रिप्ले ने। क्या रिप्लाई कहा कि तुम बकलोल हो, इतना नहीं है। तो बकल के सिद्धांत का आलोचना करते हुए रिप्लाई ने क्या कहा, रिप्लाई दिया, रिप्ले ने कहा कि इतना नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मनुष्य के व्यक्ति एवं व्यवहार का भूगोल क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, अब अगला पैराग्राफ में आप एग्जांपल से सवाल देंगे कि मगध का उत्कर्ष होने में उसकी भौगोलिक स्थिति का काफी बड़ा योगदान था। यदि मगध भौगोलिक रूप से पहाड़ों एवं नदियों द्वारा घिरा नहीं रहता तो शायद इतना समृद्ध और शक्तिशाली नहीं बन पाता। तो ये क्या था, हम लोग एक पार्ट पढ़े कि भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है। अब सवाल का दूसरा भाग, क्या भाग, मनोविज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध। बस 3-4 मिनट में हो जाएगा, देखिए आसान है ये। पहले बताएंगे कि आप मनोविज्ञान क्या है। क्या बताएंगे सबसे पहले कि मनोविज्ञान क्या है। तो अगला हेडलाइन बना लेंगे राजनीति, उसी में क्वेश्चन आंसर पेपर में राजनीति एवं मनोविज्ञान, जैसे भूगोल एवं मनोविज्ञान हेडलाइन बनाए उसी तरह लिखेंगे राजनीतिक एवं मनोविज्ञान। तो अब पहले लिखेंगे क्या कि मनोविज्ञान क्या है। क्या लिखेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं दी है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं दी है। विभिन्न परिभाषा, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषा दी है। तो एक वैज्ञानिक का चर्चा अगर याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो लिखेंगे कि सीधा लिखेंगे एक प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन करता है। क्या बोले, मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन करता है। क्या करता है, सकारात्मक अध्ययन करता है। कितना आसान सा बात है,
कि मनुष्य का व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कहीं ना कहीं करता है, चाहे सकारात्मक करे या नकारात्मक करे, कहीं ना कहीं करता है। ये आप लिखेंगे, हम जो बोल रहे हैं वो लिख के आएंगे कि इससे यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का कहीं ना कहीं अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। और क्या बोले? राजनीति शास्त्र मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। दोनों के बीच का संबंध हो गया। अब अगला पैराग्राफ में लिखेंगे उदाहरण के लिए, उदाहरण देके स्पष्ट करेंगे। उदाहरण के लिए क्या कि जब भी राजनीति द्वारा, शासक द्वारा किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है, किसी प्रकार का कानून लिया जाता है, तो अच्छे कानून के प्रति जनता में उत्साह की भावना देखी जाती है और जनता उसका समर्थन करती है। तो जनता का व्यवहार में परिवर्तन किया किसने? कानून ने। और उस व्यवहार का अध्ययन किसने किया? मनोविज्ञान ने। तो क्या बोला? जब भी राजनीति लोगों द्वारा किसी प्रकार की कानून बनाई जाती है तो जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो एक उदाहरण हो गया। अब जैसे कि अभी हाल के समय में लिखेंगे ये सारी चीजें। जैसे कि अभी हाल के समय में जो है भारत में किसान के लिए 3 कृषि कानून लाई गई, लेकिन जनता की मन की भावनाओं को, मनोविज्ञान के अनुसार जनता के मन की भावनाओं को वो कानून पसंद नहीं आई और व्यापक विद्रोह हुआ, जिस वजह से सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। अर्थात राजनीति को जब परिवर्तन करने से पहले मनुष्य के मन की भावनाओं को बदलना आवश्यक होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका राजनीति और मनोविज्ञान के बीच का संबंध। अब इन दोनों के बीच के अंतर अगर देखें, क्या बोल रहे हैं? राजनीति और मनोविज्ञान के बीच का अंतर 3-4 पॉइंट्स में लिख के 3-4 पैराग्राफ लाइन लिख सकते हैं आप। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है? मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। जबकि राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति क्या करती है कि ये व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन, ये व्यवहार को प्रभावित करता है, अध्ययन नहीं। अध्ययन तो मनोविज्ञान करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक, अब है राजनीति राज्य का स्वरूप का व्याख्या करता है। मनोविज्ञान राज्य की स्वरूप की व्याख्या करता है। मनोविज्ञान जो है, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान राज्य की स्वरूप का व्याख्या करता है और राजनीति शास्त्र सिर्फ ये बताता है कि राज्य क्या है। उल्टा बता दिया, सॉरी। मनोविज्ञान सिर्फ ये बताता है राज्य क्या है और राजनीति शास्त्र राज्य की स्वरूप की व्याख्या करता है। इस तरह से इन दोनों के बीच का अंतर है। चलिए, अब हम लोग देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन कर लिए। ये थोड़ा सा कठिन है, आपको धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे ये भी आसान हो जाएगी हिस्ट्री की तरह। ठीक, मिलते हैं।